ऐसे में राजीव, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि मार्करवाड़ी से उठा ये ईवीएम का विरोध, हालांकि लगातार ईवीएम को लेकर विपक्ष अपना विरोध जताता रहा है, लेकिन आपको ये लड़ाई आज के वक्त में कितनी जायज लगती है? इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में, जब हम बैलेट पेपर से अब जाकर हम ईवीएम पर आए हैं, 2 दशक से हम ईवीएम के थ्रू ही अपनी सरकार चुन रहे हैं, जनादेश उनके थ्रू ही आ रहा है, जिसका लोहा दुनिया के बाकी देश भी मानते हैं। एलन मस्क तो तारीफ करते नजर आते हैं। अब वापस यहां विपक्षी दलों की बैलेट पेपर पर वापस जाना, ये मांग आज के वक्त में कितनी जायज आपको दिखती है? देखिए पूजा, एलन मस्क की आपने कहा तारीफ की, तो उन्होंने काउंटिंग की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इतने वोट एक दिन में इंडिया में गिन लिए गए और अभी वहां एक राज्य में वोटिंग हो रही थी। तारीफ उन्होंने की, लेकिन जब आप चर्चा ईवीएम की कर रही हैं तो एलन मस्क ही वो आदमी है जिन्होंने दुनिया में ये बहस छेड़ने का काम किया जब उन्होंने ट्वीट किया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो चूंकि देखिए, मैं ईमानदारी से बात बताऊं, ये फोन है मेरे पास, बहुत देश के बहुत सारे लोगों के पास फोन है। इस फोन में जितने आपके फंक्शंस हैं, हम लोगों को इसमें से कितना 5% भी पता नहीं है। सिर्फ फोन करना जानते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, फोन करना जानते हैं, मैसेज करना जानते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं पाते, मेल कर लेते हैं। आमतौर पर 95% लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं इतना ही काम करते हैं। तो ये ईवीएम, इसकी हैकिंग और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, विज्ञान आपको पता है कहां तक पहुंच चुका है, तो इसमें क्या हो सकता है ये एलन मस्क जैसे लोग तो जान सकते हैं। हमारे जैसे लोग ये दावा नहीं कर सकते कि ईवीएम फुल प्रूफ है या ईवीएम पर संदेह किया जा सकता है। लेकिन भारत में इन दिनों जब चुनावी नतीजे देखिए, ये इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, जब 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जी का चेहरा आगे किया गया और मनमोहन सिंह उधर से थे, और कहीं कोई मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के बाद ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा इसी तरह से सामने आई, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। और जब कांग्रेस पार्टी की 2009 में चुनाव बनी, सरकार बनी, तो देश में सबसे पहली बार, इधर हाल के वर्षों में 20-25 वर्षों में सबसे पहली बार अगर ईवीएम पर किसी ने शक जताया तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे, भारत के विपक्ष में तब नेता बाद में, और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे। उन चुनावी नतीजों के बाद सबसे पहले ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाया था। इन दिनों भी जब चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं बहुत बार, जिसकी कल्पना नहीं की होती है या ऐसा माहौल देख के नहीं लगता है, तो उसके बाद फिर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठे नतीजों को लेके, इतने ही नतीजे ऐसे आए हैं जो ईवीएम पर सब उठने वाले सवालों के जवाब भी हैं। अगर ईवीएम इस तरह से मैनेज होती है तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 2-2 बार दिल्ली में 67 और 62 सीटें पाने में अरविंद केजरीवाल कैसे कामयाब हुए? इतनी नजदीकी फाइट में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस सरकार क्यों बनी? अगर ईवीएम ऐसी ही मैनेज है तो फिर झारखंड में कैसे? बहुत सारे लोग तर्क ये देते हैं कि एक राज्य दे देते हैं ताकि कोई सवाल न उठाए। अरे एक राज्य दे देते हैं कि सवाल नहीं है। जो तीसरी पार्टी है, देखिए उनका नाम भूल रहा हूं अभी मैं, तो वो झारखंड की, आप उनके कैंडिडेट्स के मिले वोटों को देखिए, कहीं 27,000, कहीं 25,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000, इस तरह के वोट उनकी पार्टी को भी मिले, जो थर्ड कई सीटों पर वो खेल बिगाड़ने में बीजेपी का उसने काम किया है। तो अगर आप ईवीएम को इस तरह, कर्नाटक के नतीजे आ गए, तेलंगाना के नतीजे आ गए, तब वो ठीक, महाराष्ट्र के नतीजे और हरियाणा के नतीजे आ गए तो ईवीएम गड़बड़। लेकिन सवाल भी बहुत कई जगह के, विनोद ने जो मरकटवाड़ी गांव की बात कही, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा वहां से शरद पवार की पार्टी को ज्यादा वोट पीछे से मिलते रहे, और आज भी वहां उस गांव में मेजॉरिटी शरद पवार के साथ है। और दूसरी बात यह है कि उन सारे ग्रामीणों ने यह तय किया कि छोड़ो बैलेट पेपर, ईवीएम, उन्होंने एक मॉक बैलेट पेपर के हिसाब से अभी चुनाव कराने की कोशिश की कि सब लोग आकर के देते हैं। प्रशासन ने 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया कि ये भ्रम फैलाने और निषेधाज्ञा और क्या क्या करके। तो सवाल इसका नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर मिलते हैं
कि जिनका ये कहना है कि जितना वोट पड़ा नहीं उससे ज्यादा गिनती में दिखाई दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदमी, एक कैंडिडेट कह रहा था कि हमारे पोलिंग बूथ पर आपने देखा ही होगा कि वो कह रहे थे कि हमारी फैमिली का भी जितना वोट है उतना हमको नहीं मिला। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल ईवीएम पर उठते भी है। और दूसरी बात, मैंने पहले आपसे कहा था, जब एलन मस्क जैसा आदमी जो कि विज्ञान के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में राज कर रहा है और जिसकी ग्रोथ की कहानी लिखी जाए तो उसका कोई अंत ही नहीं है, अगर उसके जैसा समझदार व्यक्ति ईवीएम पे सवाल उठा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि एक बार ये जो अभी सफाई या अपनी तरफ से चुनाव आयोग जो कुछ भी बातें कहता है, अभी इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है, क्योंकि एक तबका ऐसा देश में है जो ईवीएम को अब संदेह की निगाह से देखता है। मैं तो जाते रहता हूं, अक्सर से ये बात चलती है तो ये बोलने वाले लोगों की संख्या दिखाई देती है जो ईवीएम पर शंक और सुबह पैदा करती है। बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे समझना चाह रही थी कि आज के वक्त में क्या वापस हम बैलेट पेपर के युग में जाएं, ये कितना जायज है? और मेरे एक रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे थे बैलेट पेपर का, और मैंने देखा था कि कैसे बैलेट पेपर के दौरान, अरे ईवीएम के साथ तो ये होता है कि आप 1 मिनट में 1 वोट डालते हैं। अगर ईवीएम कोई पोलिंग बूथ पर कोई कब्जा भी कर ले तो 60 मिनट 1 घंटे में 60 वोट वो डाल सकता है। और बैलेट पेपर अगर तब तक पुलिस फोर्स ना हो या जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम ना हो तो घंटे 2 घंटे में, आज का तो दौर इतना नहीं है, सब पहुंच ही जाएंगे। तो आप 5 ईवीएम में तो 300 वोट का हेरा फेरी कर सकते हैं। बैलेट पेपर में तो 30 मिनट में 3000 वोट पड़ सकते हैं। 10 लोग बैठ करके अपना फटाफट मारते रहते हैं और पोलिंग बैलेट पेपर ही कहां से कहां ये होता रहा है, ये आंख के सामने का है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। अब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है आप बैलेट पेपर पर, लेकिन सवाल यह है कि जो दुनिया के सबसे विकसित मुल्क हैं उनको तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जहां ईवीएम बन रही है वहां भी ईवीएम पर चुनाव नहीं हो रहे। तो अमेरिका में चाहे हर जगह आप देख लीजिए बैलेट पेपर पर ही हो रहा है। तो इतना ज्यादा हम ही एडवांस हैं और बाकी मुल्क एकदम पुरातन और उस मानसिकता से चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है।